Hello everyone, I am Pramod from Indian English Speaking Class Tariyari. So guys, Indian English Speaking Class Tariyari के चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हमारे ट्रिक एंड ट्रांसलेशन की सीरीज़ में मैं लेकर आया हूं आपके लिए डे 18 का वीडियो, और जिसमें आज हम सीखेंगे बिल्कुल नया सेंटेंस किस तरह से हम इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। और याद रखिए गाइस, यह ट्रिक एंड ट्रांसलेशन का जो सीरीज़ है, इससे हम आपको ऐसे तमाम वाक्यों का हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के ट्रिक बताते हैं जो आपके लिए बिल्कुल नया होगा, और यह बिल्कुल आसान ट्रिक के द्वारा आप ट्रांसलेट कर सकते हैं और ऐसा करके आप फ्लुएंटली इंग्लिश बिल्कुल आसानी से बोल सकते हैं, राइट। तो आज डे 18 का वीडियो है, इसका मतलब मैंने इस ट्रिक एंड ट्रांसलेशन की सीरीज़ में आज 18 प्रकार के, मतलब 18वें प्रकार के सेंटेंस का मैं ट्रांसलेशन करना आपको सिखाने जा रहा हूँ, राइट। तो गाइस, आज के सेंटेंस में सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है, इसे जान लीजिए। तो पहचान गाइस, एक हिंदी में हम समझेंगे कि जब अगर किसी वाक्य के अंत में ता ही रहा, ती ही रही, ते ही रहे आए, राइट, और साथ में वाक्य को देखने से ऐसा लगे कि जो व्यक्ति काम कर रहा था, जो क्रिया की जा रही थी, वह केवल यही क्रिया करी जा रही थी, एक ही क्रिया की जा रही थी और कोई दूसरा क्रिया नहीं किया जा रहा था। तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करना हम लोग इसमें सीखेंगे, जिसमें मैं आपको दूंगा 4 प्रकार के स्ट्रक्चर, मतलब कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, हर तरह के सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के स्ट्रक्चर देंगे, रूल्स जिसे हम कहते हैं, और साथ में एग्जाम्पल भी देंगे तमाम, जिसके द्वारा आप बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे, राइट। तो और इसके अलावा गाइस, याद रखें कि बगैर इन ट्रिक्स के आप अंग्रेजी में बातचीत करना प्रॉपर तरीके से नहीं सीख पाएंगे, बिकॉज जो नॉर्मल वर्ड्स वगैरह होते हैं उसे तो आप सीख लेते हैं, लेकिन जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स सेंटेंस होते हैं उन्हें बोलने में जो है आपको प्रॉब्लम होती है। तो इसके द्वारा आप बिल्कुल आसानी से उन्हें भी बोलना सीख सकते हैं, राइट। तो आइए सबसे पहले हम आपको अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ ले चलते हैं। और याद रखना कि इसके पहले मैंने आपको जो दिया था वो सेंटेंस बिल्कुल अलग था और ये सेंटेंस बिल्कुल अलग है, राइट। तो अब हिंदी मीडियम वाले हैं तो उनके लिए तो ये पहचान हो गई, और अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं और उनके सामने अगर इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर का बेस का सेंटेंस आपके सामने मिलता है, तो इसका मतलब वह आपका इसी प्रकार का सेंटेंस है जिसे हिंदी में इस तरह से हम बना सकते हैं, राइट। तो इसमें हम सबसे पहले अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। गाइस, जब भी आपके सामने कोई अफर्मेटिव सेंटेंस आए तो उसमें हमें पहचानने आना चाहिए कि आखिर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए आपको। अगर नहीं आती तो आप इस चैनल को फ्री में बिल्कुल सब्सक्राइब करें, और भी वीडियो बहुत सारे पीछे पड़े हुए हैं जिसमें हमने आपको बताया हुआ है सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, वो सारी चीज़ें आप देख करके चेक कर सकते हैं, ओके। तो अफर्मेटिव का जो रूल है वो ये है, अफर्मेटिव का सेंटेंस रहे तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रखना है, फिर हमें डिड लगाना है, चाहे सेंटेंस आपका सिंगुलर सब्जेक्ट का हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट का हो, सभी के साथ में हमें डिड का प्रयोग करना है। उसके बाद में हमें नथिंग लगाना ज़रूरी है, उसके बाद में हम बट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और आगे अगर ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, तो उसे हम बारी बारी से आवश्यकता के अनुसार स्थान पर रखते हुए चले जाएंगे। इसका भी एग्जाम्पल मैं आपको आगे दूंगा कि आप ऑब्जेक्ट या फिर आपके कॉम्प्लीमेंट और भी हैं तो उन्हें आप आगे कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। गाइस, नेगेटिव आपका मैंने लास्ट में दिया हुआ है, क्योंकि नेगेटिव जो है ये बिल्कुल इनसे थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए मैं उसको लास्ट में भी आगे समझाऊंगा, सबका एग्जाम्पल भी दूंगा, ठीक है। और अगर व्हाट टाइप सेंटेंस है जिसमें हिंदी में सबसे पहले क्या लगा करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके लिए हम सबसे पहले डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम यहाँ पे डू लगाएंगे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, फिर भी हम यहाँ पे डू लगाएंगे। उसके बाद में नथिंग लगाएंगे, फिर बट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और आगे जो भी है कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट आपका वो रखेंगे, ठीक है भाई। अब आते हैं, हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं वाई टाइप वाला जो सेंटेंस है। वाई टाइप वाला मतलब कैसा,
जिस हिंदी वाक्यों में स्टार्टिंग में क्या लगाकर क्वेश्चन न पूछा जाए और कोई भी क्वेश्चन वर्ड रहे लेकिन क्या सबसे पहले न रहे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन वर्ड होता है, जिस शब्द से हम क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे क्या, कौन, कहाँ, कैसे, उसी शब्द का इंग्लिश सबसे पहले रख देते हैं। उसके बाद ये आपका स्ट्रक्चर पूरी तरह से सेम टू सेम इधर रख दिया जाता है। डैश 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 का मतलब यही, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क यहाँ पे भी लगाएंगे और यहाँ पे भी लगाएंगे, ठीक है। अब आगे आते हैं और नेगेटिव को ज़रा सा हम लोग समझते हैं। ये थोड़ा सा फॉर्मेट आपका अलग होगा, लेकिन इसका एग्जाम्पल मैं दूंगा तो आप समझेंगे और अच्छी तरह से, राइट। तो आइए अब हम आपको लेके चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ और सारे एग्जाम्पल को बारी बारी से समझ लेते हैं और मैच करते हैं कि क्या ये सेंटेंस इसी बेस का है या नहीं है, राइट। तो इसको देखते हैं। यहाँ सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस में कहा जा रहा है कि वह खेलता ही रहा, वह खेलता ही रहा। अब दिखाई दे रहा है, देखिए, वो केवल खेलने का ही काम करता रहा और कोई दूसरा काम नहीं किया। तो एक तो पहचान ये हो गई कि आपका इसी स्ट्रक्चर के बेस का है। बाकी यहाँ से अगर हम पहचान को चेक करें तो भी आप देखेंगे तो ता ही रहा लास्ट में आ रहा है। तो लास्ट में जिन वाक्यों के अंत में ऐसा आए वह सेंटेंस आपका इस स्ट्रक्चर के बेस का है। तो अब आइए इंग्लिश को देखते हैं, क्या यह इंग्लिश इस बेस पर रखी गई है। तो बिल्कुल हम देखेंगे यहाँ पे आपका जो इंग्लिश है वह आपका इसी बेस पर रखा गया है, ओके। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट है, तो हमने इसमें सब्जेक्ट को यहाँ पे रखा हुआ है। फिर आपका डिड रखा गया है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे नथिंग रखा है। फिर आपका बट रखा गया है और उसके बाद में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखा है। बिकॉज आगे हिंदी में ऑब्जेक्ट नहीं है, कम्प्लीमेंट नहीं है, इसलिए हमने आगे उसको नहीं रखा हुआ, यहीं पे हमने फुल स्टॉप कर दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एक एग्जाम्पल। अभी मैं आगे आपको कुछ और भी एग्जाम्पल दूंगा जिसके द्वारा आप कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट को भी रखना सीख जाएंगे। आगे आते हैं, व्हाट टाइप को चेक करते हैं ज़रा सा, क्या यह भी आपका करेक्ट है। तो बिल्कुल यह भी करेक्ट है। सेंटेंस देखिए, ये है आपका व्हाट टाइप वाला जिसमें क्या सबसे पहले लगाया गया है। तो सेंटेंस है, क्या बच्चे नाचते ही रहे। तो हम देखेंगे पहचान वही है, ते ही रहे आ रहा है, मतलब ये प्लूरल सब्जेक्ट है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ते ही आ रहा है। और उसके बाद में इसके साथ में भी हमने डिड का ही प्रयोग किया, जैसे कि हमने पहले बताया कि चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे, दोनों जगहों पे हम ऐसे ही प्रयोग करते रहेंगे, राइट। तो ये भी सिंपली वही है। देखिए, डिड सबसे पहले हमने लगाया, फिर इसमें बच्चे जो है वह आपका सब्जेक्ट है, फिर हमने डू लगाया और उसके बाद में नथिंग लगाया, फिर हमने क्या किया, बट लगाया और यहाँ पे हमने मेन वर्ब डांस को रखा, मतलब नाचने को मेन वर्ब यहाँ पे हमने रख दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका व्हाट टाइप वाला सेंटेंस। अब हम आइए वाई टाइप वाला देख लेते हैं कि वाई टाइप वाले में हमने आपको बताया कि सबसे पहले क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन वर्ड रहे लेकिन क्या सबसे पहले लगा के नहीं पूछना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्यों लगा हुआ है और क्या सबसे पहले नहीं लगा है, तो इसी को हम कहते हैं वाई टाइप वाला सेंटेंस, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमने सबसे पहले इस क्यों नामक वर्ड को उठाकर यहाँ पे रख लिया, उसके बाद में हमने इस बेस पर सेंटेंस को पूरा रख दिया है। सब्जेक्ट फिर रखा है यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं, और फिर आपका दे रखा गया, यहीं से चेक कर लो ना, तो भी तो एक ही चीज़ है। और उसके बाद डू रखा हमने, फिर नथिंग रखा, फिर बॉट रखा, फिर हमारा जो वर्ब है मेन वर्ब उसको रखा। तो ये हो गया आपका वाई टाइप वाला सेंटेंस। अब जो निगेटिव सेंटेंस है गाइस, उसको ज़रा सा देख लीजिए, ये बिल्कुल अलग है। सेंटेंस में कहा जा रहा है कि मैं केवल खाता ही नहीं रहा। सेंटेंस बोलने के तरीके थोड़ा अलग हैं। मैं केवल खाता ही नहीं रहा, इसलिए इसका जो हम ट्रांसलेशन करेंगे उसमें हम ओनली का यूज करेंगे, ठीक है ना। और डिड का प्रयोग करके नॉट लगाएंगे। जैसे सब्जेक्ट हमने रखा पहले क्यों, मैं का, तो हमने यहाँ पे आई रखा, फिर हमने डिड लगाया, फिर हमने नॉट लगाया और उसके बाद में ओनली लगाया और उसके बाद में हमने ईट लगाया, मेन वर्ब है ना। अगर आगे होता तो आगे रखा जाता, नहीं है इसलिए यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया गया। तो ये हो गए आपके 4 स्ट्रक्चर गाइस। अब इस 4 स्ट्रक्चर पर आप दुनिया का कोई भी सेंटेंस अगर आता है इस तरह का, तो आप उसे बिल्कुल आसानी से इनके द्वारा ट्रांसलेट कर सकते हैं।
अब एक बात आपके मन में आ रही होगी कि अगर हमें आगे कुछ रखना है, कुछ नया चीज़ें आ जाए लास्ट में, तो हम उनको कैसे रखेंगे। आइए उसके लिए हम कुछ मिक्स सेंटेंस देते हैं आपको, जो थोड़ा लंबा सेंटेंस मैंने बनाया है ताकि आपको इस तरह के सेंटेंस भी आसानी से करने में आ सके। ठीक है, तो ये देखेंगे आप, जैसे सेंटेंस है, मैं सुबह से गाता ही रहा। मैं सुबह से गाता ही रहा। सेंटेंस वैसा ही है जैसे ऊपर के सारे हैं, लेकिन यहाँ पे सुबह से एक नया शब्द है। तो हमने कहा आई डिड नथिंग बट टू सिंग, और टाइम देखिए, सुबह से जो है यह एक सिंस मतलब डिफिनिट टाइम है, इसलिए हम डिफिनिट टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे, उसके बाद मॉर्निंग लिखेंगे। समझ रहे ना। सिंस और फार का यूज़ आप देख सकते हैं हमारे इसी चैनल पर, या इसके अलावा हमारा एक और चैनल है जिस पर मैं आपके लिए केवल ग्रामर की पढ़ाई कराता हूँ। चाहे आप किसी क्लास में हो या आप किसी कंपटीशन में हो, सभी के लिए हम ग्रामर की पढ़ाई कराते हैं। उसका नाम है चैनल का इंडियन इंग्लिश ग्रामर। आई कैपिटल लेटर रहेगा, बाकी सारे स्मॉल लेटर। इसको सर्च करिए, या मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उस पर टच करके भी हमारे चैनल पर जा सकते हैं। तो उसमें आप सिंस और फार का यूज़ देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका। और देखिए अब यहाँ वर्ब के बाद जो चीज़ें हैं उनको भी हमने आगे रखा हुआ है। ठीक है, बाकी यहाँ पे एक और सेंटेंस देखेंगे, बच्चा 2 दिन से रोता ही रहा। द चाइल्ड डिड नथिंग बट वीप फॉर 2 days। राइट, वही फार्मूला है, वही स्ट्रक्चर है। यहाँ पे है लड़की 1 घंटे लगातार बात करती ही रही। द गर्ल डिड नथिंग बट टॉक फॉर 1 hour कंटिन्यूसली। राइट, तो ये देखिए, ये सारे के सारे सेंटेंस को हमने यहाँ पे ट्रांसलेट कर लिया। और गाइज इट्स इनफ, आई थिंक इसके द्वारा आप दुनिया का कोई भी सेंटेंस इस तरह का आता है उसे बड़े ही आसानी से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम कहीं पे नहीं आएगी। और आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अभी तक मेरे साथ कंटिन्यू नहीं हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू चलें। मेरा वो प्रॉमिस है आपसे कि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और 100% आपको पढ़ाई करने का मौका मिलेगा, कोई कमियां कहीं से नहीं मिलेंगी। राइट, बाकी अगर आप हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास लेना चाहें तो हमारा एड्रेस है, यह आपका विलेज तरियारी है, जो सब डिस्ट्रिक्ट तहसील केराकत में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट जौनपुर में। यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज है, इसका नाम है राजा राम महाविद्यालय, और उसके बिल्कुल सामने मेन रोड पर एक स्कूल है, वहाँ पे मेरा स्पोकन क्लास का ऑफलाइन क्लास चलता है। आप वहाँ पे आ सकते हैं। सरस्वती आदर्श ज्ञान मंदिर नामक विद्यालय है, जिसमें इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास के नाम से मेरा ऑफलाइन क्लास चलता है। वहाँ पे आकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं और ऑफलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में गाइस। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।